जेठानी के नीचे देवरानी। सेठ रामचरण एक नामी व्यापारी थे। रामपुर शहर में उनका बड़ा नाम था। सेठ रामचरण का एक ही बेटा था जिसका नाम था भैरव प्रसाद। जहाँ सेठ रामचरण सीधे सादे थैंक यू सरल फॉर स्वभाव वॉचिंग के थे, हमारी वहीं प्यारी उनका बेटा कहानियाँ। भैरव प्रसाद बचपन से ही तेज तर्रार और चालाकियों में सबसे आगे रहने वाला बालक था। भैरव प्रसाद जब 10 साल का हुआ तो रामचरण जी के यहाँ एक और बालक का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा लक्ष्मण प्रसाद। लक्ष्मण प्रसाद में अपने पिता की ही तरह ईमानदारी और सरलता भरी हुई थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और दोनों बालक बड़े होने लगे। भैरव प्रसाद अब एक 23 साल का नौजवान हो गया था, जबकि छोटा भाई लक्ष्मण प्रसाद अभी सिर्फ 13 साल का एक अबोध बालक था। एक दिन, पिताजी कब तक आप गल्ले पर बैठकर सारी जिम्मेदारी अकेले ही उठाते रहेंगे? मेरी सलाह मानिए तो अब आप घर में बैठकर आराम करिए और दुकान की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अरे बेटा, ये व्यापार है, जितनी तेजी से फूलता फलता है ना, उतनी ही तेजी से नीचे भी आ जाता है। बेटा, मैंने सारी जिंदगी बिताई है इस व्यापार में, इसकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। नफा नुकसान अच्छी तरह समझता हूँ, इसीलिए आज तक व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तुम अभी नए नए आए हो, अभी तो तुम्हारी सीखने की उम्र है। अभी से सारा व्यापार अपने हाथों में लेने का विचार अपने मन से त्याग दो। कोई भी विद्या जितने मन से सीखी जाती है ना, इंसान उतना ही निपुण बनता है। पिताजी, क्या आप बिना बात बात पर प्रवचन देना शुरू कर देते हैं? अरे जब तक आप जिम्मेदारी नहीं सौंपेंगे तो मैं सीखूंगा कैसे? मैंने कहा ना, आप निश्चिंत होकर दुकान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप दीजिए और घर पर बैठकर हरि नाम जपने में अपना समय बिताइए। देखिए, कुछ ही दिनों में मैं कैसे आपकी दुकान को कहां से कहां पहुंचा देता हूँ। बेटा, तुम्हारी इन्हीं हवाई बातों से मुझे बहुत डर लगा करता है। तुम सीखने में कम ध्यान देते हो, 2 पल में तुम सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहते हो। अरे बेटा, मैंने कब मना किया? सब तुम्हारा ही तो है। तुम थोड़ा समय मेरे साथ दुकान पर रहकर बिताओ तो सही। मेरे साथ रहकर व्यापार की बारीकियां समझो। जब मुझे लगेगा कि सब कुछ तुम्हें सौंपने का सही समय आ गया है तो मैं खुद तुम्हें सब दे दूंगा। पिता रामचरण ने अपनी तरफ से तो बेटे भैरव प्रसाद को समझा दिया था, लेकिन भैरव का स्वभाव ही ऐसा था कि उसे सब कुछ पा लेने की जल्दी थी। कुछ दिनों बाद रामचरण की अच्छी प्रतिष्ठा होने के कारण बेटे भैरव के लिए रिश्ते आने लगते हैं। भैरव के लिए आने वाले रिश्तों में से एक सुंदर और सुशील लड़की को पसंद करके रामचरण उसकी शादी भैरव से करवा देते हैं। शादी के बाद भैरव की पत्नी रेखा कहती है, सुनिए ना, आपके यहाँ इतना रुपया पैसा है, शहर भर में पिताजी के नाम का डंका बजता है, मुझे भी 9 लाख का हार दिलवा दीजिए ना। अरे कहाँ से दिलवा दो तुम्हें 9 लाख का हार? तुम्हारी रोज ही कोई ना कोई मांग सामने आ ही जाती है। तुमसे शादी करते समय मैंने सोचा था इतने बड़े घर की बहू बन रही हूँ, सोने से तोल दोगे तुम मुझे, लेकिन क्या फायदा हुआ? यहाँ तो 10 रुपए का चाट भी खाना हो तो पहले तुम्हारे अम्मा बाबूजी से इजाजत लेनी पड़ती है। अरे छोड़ो ना ये बाबूजी का दामन, अपना कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? आप ऐसा करो, कोई नौकरी ढूंढ लो, कम से कम पाई पाई के लिए अम्मा बाबूजी का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, इतनी उतावली क्यों हो रही है? थोड़ा तो सब्र रख। ज्यादा गरम खाने से ना मुंह ही जला करता है। पिताजी की करोड़ों की संपत्ति है, तो क्या चाहती है? इसे छोड़कर मैं कोई 10,000 रुपए महीने की नौकरी कर लूं? अरे चाहे 10,000 ही मिलेंगे, लेकिन कम से कम वो हमारे अपने तो होंगे। उसको खर्च करने से पहले हमें तुम्हारे अम्मा बाबूजी का मुंह तो नहीं ताकना पड़ेगा। छोटी छोटी जरूरतों के लिए तुम्हारी अम्मा के आगे हाथ फैलाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे तू चिंता क्यों करती है? मैंने तुझे कहा ना, बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद ये सारा व्यापार मेरा होगा। आए बड़े सारा व्यापार अपने नाम लिखवाने वाले। क्यों, तुम्हारा छोटा भाई तो है ना, व्यापार तो आधा उसे भी मिलेगा या नहीं? सारा व्यापार तुम्हें कैसे मिल जाएगा, बताओ तो जरा। अरे छोटा तो अभी 15 साल का बच्चा है, उसे व्यापार की समझ ही कहाँ है। जब तक वो व्यापार संभालने लायक होगा ना, तब तक तो मैं सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर चुका हूँगा। क्या बात करते हो जी आप? आपके सोचने से क्या होता है? आपको क्या लगता है आप कहेंगे और बाबूजी सारा व्यापार आपको दे देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा, गलतफहमी में जी रहे हैं आप। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी आप बाबूजी से ऐसे ही 50-50 रुपए मांगते रह जाओगे। आपके हाथ में बाबूजी अपने जीते जी कुछ नहीं देने वाले। इसी बात का तो मुझे भी डर है भाग्यवान।
कि बाबूजी अपने जीते जी सत्ता मेरे हाथ में नहीं सौंपने वाले और मुझसे अब ज्यादा दिन तक बाबूजी के सामने हाथ फैलाए नहीं जाएंगे। कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि छोटे का दिमाग पढ़ाई में बहुत तेज है। व्यापार संभालने के लिए तो हम दोनों बाप बेटे ही पर्याप्त हैं। क्यों ना हम उसे अच्छी शिक्षा देकर कोई बड़ा अफसर बनाए। अरे लक्ष्मण बड़ा अफसर बन जाएगा तो हमारा नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाएगा। व्यापारी चाहे जितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन सरकारी अधिकारी के सामने तो सलाम करना ही पड़ता है ना बाबूजी। ये तो तूने बड़ी पते की बात की आज। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है। ये बात तो हमेशा से मेरे मन में रही कि मैं चाहे जितना बड़ा व्यापारी बन गया, लेकिन शिक्षा कभी पूरी ना ले पाया, जिसके कारण आज भी बड़े बड़े अधिकारियों को देख कर ना मुझे कम तरीका एहसास होता है। मैंने तो हमेशा यही चाहा कि तू पढ़ लिख कर मेरे व्यापार में उतरे, लेकिन तेरा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगा और तूने भी मेरी तरह अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। लेकिन मैं छोटे के साथ ये गलती नहीं दोहराना चाहता। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ बाबूजी, छोटे को शुरू से ही दुकान से दूर रखते हैं। अगर एक बार उसने दुकान पर बैठना शुरू कर दिया तो फिर उसका भी मेरी तरह पढ़ाई से मन उचट जाएगा। तब तो मुझे भी समझ नहीं आया था बाबूजी, लेकिन अब ना मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि काश मैंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली होती। चल बेटा, देर से ही सही तुझे शिक्षा की ताकत समझ में तो आई। मुझे तो इसी बात की खुशी है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हम छोटे को दुकान पर आने से दूर रख सके? मेरे पास एक आइडिया है बाबूजी। क्यों ना हम छोटे को पढ़ने के लिए शहर से दूर भेज दें। ना वो यहाँ रहेगा, ना व्यापार में रुचि लेगा, क्योंकि यहाँ रखकर तो उसे व्यापार से दूर रख पाना बहुत कठिन हो जाएगा। तूने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है बेटा। अभी वो सिर्फ 15 साल का है, उसका दाखिला शहर के किसी अच्छे कॉलेज में करवा देते हैं। पढ़ लिख कर जब बड़ा अफसर बनकर मेरा बेटा लौटेगा ना, तो पूरे कस्बे में मेरा नाम हो जाएगा। बाबूजी को बोतल में उतारना इतना आसान होगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बाबूजी तो बड़े भोले निकले, छोटे का नाम सुनते ही मेरी बातों में आ गए। हॉस्टल में रहने के कारण अब लक्ष्मण कम ही घर आता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। लक्ष्मण वही शहर के हॉस्टल में ही रम गया। एक दिन, अरे बाबूजी, छोटे के कॉलेज से कुछ कागज आए। अपना छोटा इंटर पास कर गया है। आगे कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए उन्हें इन कागजों पर साइन चाहिए। कल तक ये कागज साइन करके छोटे तक पहुंचाने होंगे, तभी उसे अगली कक्षा में एडमिशन मिलेगा। अरे बेटा, लेकिन इसमें तो सब कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तुझे तो पता ही है कि ये अंग्रेजी में लिखा मैं पढ़कर समझ नहीं पाता। अरे आप चिंता क्यों करते बाबूजी, मैंने सारे कागज पढ़ लिए। बस ये एक फॉर्मेलिटी है, आप साइन कर दीजिए। मैं कल ही शहर जाकर छोटे को दे आता हूँ। अपने बेटे पर भरोसा करके रामचरण उन कागजों पर दस्तखत कर देते हैं। पिता से कागजों पर दस्तखत लेने के बाद, मैंने कहा था ना रेखा, इस बिजनेस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार होगा। ये देख, कर दिया ना बाबूजी ने साइन। बाबूजी की दुकान का अब बस एक ही वारिस है और वो हूँ मैं। अब बस तुम देखती जाओ, धीरे धीरे मैं ये घर और पिताजी की सारी जमीन भी अपने नाम करा लूंगा। उधर लक्ष्मण शहर में मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहा था और इधर बड़ा भाई भैरव चालाकी से एक एक करके सब कुछ अपने नाम करता जा रहा था। भैरव अब ज्यादा समय गल्ले पर बिताता और पिता की नजर बचाकर रुपयों की हेर फेर भी किया करता। बाबूजी, मेरी एमबीए पूरी हो गई है। मैं चाहता हूँ कि अब मैं आकर आपका व्यापार संभालूं। आप देखना कैसे मैं आपके व्यापार को आसमान तक ले जाता हूँ। मुझे बहुत खुशी है बेटा कि तूने मेरी बातों की लाज रखकर अपनी पढ़ाई पूरी की। बेटा, अब मैं भी शान से सबको बताऊंगा कि मेरा बिजनेस मेरा होनहार बेटा संभालेगा। अरे पिताजी, दिन रात मेहनत करके इतनी बड़ी डिग्री ली है छोटे ने, क्यों आप इस छोटे से कस्बे में उसे वापस बुलाकर उसकी तरक्की के दरवाजे बंद कर रहे हैं? अरे वो इस व्यापार के लिए बना ही नहीं, उसे आगे बढ़ने दीजिए बाबूजी। हो सकता है कल को विदेश में उसे नौकरी मिल जाए। आपका व्यापार संभालने के लिए मैं तो हुई। बेटा, तेरा भैया ठीक ही कहता है। तू यहाँ छोटे से गांव में कैसे रहेगा? अब तो तुझे शहर की आदत हो गई होगी। तू वही शहर में ही अपने लिए कोई अच्छी नौकरी देख ले बेटा। लेकिन पिताजी, जब घर पर ही आपका इतना अच्छा व्यापार है
तो मैं किसी और के यहाँ नौकरी करने क्यों जाऊँ? अच्छा, पहले तो हम एक अच्छी सी पढ़ी लिखी सुंदर सुशील लड़की देखकर तेरे हाथ पीले करते थे। बाकी की बातें हम बाद में देखेंगे। पिताजी, मुझे मीरा नाम की एक लड़की पसंद है। आप कहे तो उसके पिताजी को अपने घर बुला ले। बेटी की खुशी जानकर सेठ रामचरण अपने बेटे लक्ष्मण की शादी मीरा के साथ कर देते हैं। शादी के बाद छोटे, तू अब अपने लिए नौकरी देखना शुरू कर दे। भाई अब तो पत्नी की भी जिम्मेदारी है तेरे ऊपर। भैया, हमारा कस्बा भी कोई गांव तो रहा नहीं। आज यहाँ हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध है। मेरा तो कहीं दूर जाने का विचार नहीं है। मैं अब घर पर ही रहना चाहता हूँ। अरे ऐसे कैसे भाई, इतने बड़े कॉलेज में तुझे पढ़ाया लिखाया, नौकरी तो तुझे करनी ही चाहिए। पिता और बड़े भाई के बार बार दबाव देने पर लक्ष्मण एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है। कुछ समय बाद लक्ष्मण भी बड़े भाई की तरह 2 बच्चों का पिता बन जाता है। कुछ सालों के बाद एक तरफ भैरव पिता के बिजनेस से हर महीने लाखों रुपए कमा रहा था, वहीं दूसरी ओर पढ़ा लिखा लक्ष्मण महीने के 70,000 में अपना घर चला रहा था। जिठानी रेखा हर समय महारानियों की तरह गहनों में लदी रहती, वहीं छोटी बहू मीरा के पास कुछ गिने चुने ही गहने थे और वो अपने पति की तनख्वाह को देखते हुए बजट में ही अपने खर्चों को व्यवस्थित करती थी। एक ही घर में रहकर भी देवरानी जेठानी के अमीरी गरीबी के अंतर को साफ महसूस किया जा सकता था। पापा देखो ना, ताऊ जी ने मिंटू भैया का जन्मदिन मनाने के लिए कितना बड़ा फार्म हाउस थैंक यू बुक किया फॉर है। वॉचिंग हमारी ताऊ जी प्यारी हर साल कहानियाँ। अपने दोनों बच्चों का जन्मदिन कितनी धूमधाम से मनाते हैं। उनके लिए तो उनका हर बर्थडे एनिवर्सरी स्पेशल ही होता है। और एक हम लोग हैं, हमारे बर्थडे पर कभी भी कुछ स्पेशल नहीं होता। आप तो हमेशा की तरह उसी छोटे से रेस्टोरेंट में ले जाकर हमारे दोस्तों को डिनर करा देते हो बस। बेटा, हम किसी के साथ बराबरी नहीं कर सकते। आपके पापा जितना कमाते हैं उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ मैनेज करना पड़ता है ना। रिंकी ठीक ही तो कह रही है पापा। ताऊ जी दादाजी का बिजनेस संभालते हैं, इसलिए उनके पास इतना पैसा है। आप दादाजी का बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? बेटा, दादाजी कभी नहीं चाहते थे कि मैं उनका बिजनेस ज्वाइन करूं। पापा, ये तो सरासर चीटिंग हुई ना। ताऊ जी दादाजी के बिजनेस से हर महीने लाखों रुपया कमा रहे हैं और आप इस 70,000 रुपए महीने की सैलरी में गुजारा कर रहे हो। माना कि हम लोग भी गरीब नहीं है, लेकिन फिर भी हम ताऊ जी जैसी लग्जरी लाइफ भी तो नहीं जी पा रहे हैं ना। जिन बातों को लक्ष्मण और उसकी पत्नी इग्नोर करना चाहते थे, बढ़ते हुए बच्चे बार बार उन्हीं बातों को लेकर उनके सामने खड़े हो जाते और फिर सवालों की झड़ी लगा देते। खैर, बच्चों का सवाल गलत भी तो नहीं था, फिर भी लक्ष्मण के संस्कार ऐसे थे कि वो अपने पिता को सवालों के कटघरे में नहीं ले जाना चाहता था। एक दिन, देखो पापा, ताऊ जी ने फार्म हाउस खरीदा है और वो लोग बहुत जल्द वहीं शिफ्ट होने वाले हैं। कार्ड तक छप गए हैं। आपको कुछ पता भी है या नहीं? यहाँ हमारे इन 3 कमरों में ढंग से पेंटिंग भी नहीं करा पा रहा हूँ और भैया ने फार्म हाउस खरीद लिया। बस बहुत हो गया, अब मुझे बाबूजी से बात करनी चाहिए। अगर बाबूजी ने मुझे भी मेरा हिस्सा दे दिया तो मैं भी अपने बच्चों की कुछ इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। मेरे बच्चे तो हमेशा से ही अपनी इच्छाओं का गला घोटते आ रहे हैं। और लक्ष्मण पहुंच जाता है बाबूजी के पास बात करने के लिए। बाबूजी, बरसों बीत गए, आपकी बात का मान रखने के लिए मैंने बिजनेस से कभी वास्ता नहीं रखा और छोटी बड़ी जैसे भी मिली इस नौकरी से अपना घर चलाता रहा। लेकिन आप तो जैसे भूल ही गए कि आपका एक नहीं 2 बेटे हैं। कम से कम आपको तो ये दिखाई देता होगा ना बाबूजी कि मैं और मेरे बच्चे कैसा जीवन जी रहे हैं। और भैरव भैया अपने